जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर जो भी नया आया है, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना ना भूलो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल का जो समय पीरियड रहता है वो 600 से 1200 ईस्वी तक रहता है। और जबकि दूसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है इसका सल्तनत काल। सल्तनत काल। और दूसरा है मुगल काल। इसका उत्तर भारत का जो समय पीरियड है पूरा टोटल जो है वो 1200 से लेकर 1206 से लेकर जो है 1707 तक माना जाता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद फिर आधुनिक भारत शुरू हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही। तो जो सल्तनत काल है इसका समय पीरियड है हमारा जो है 1206 से 1526। 1206 से 1526 तक जो है सल्तनत काल का रहता है। और मुगल काल का जो समय पीरियड है वो 1526 से जो है 1858 तक इसका काल माना जाता है, मुगल काल का। ठीक है, तो हमारा है पूर्व, इसमें क्लास ले रहे हैं हम पूर्व मध्यकाल की, यानी कि 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की क्लास पहले है आज। इसके बाद हम आगे कंटिन्यूटी में करेंगे इसकी क्लास 2-3 क्योंकि एक क्लास में चैप्टर पूरा समाप्त नहीं होगा। तो शुरू करने से बताता हूँ कि जब गुप्त काल का जो पतन हुआ था उसके साथ ही उत्तर भारत की जो राजनीतिक शक्ति का जो केंद्रीय बिंदु था वो कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में वहाँ हो गया था। और ये कन्नौज को ही सब अपना बनाने के कारण ही संघर्ष उत्पन्न हुए थे। तो 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कन्नौज पर जो शक्तिहीन युद्ध शासक थे, शक्तिहीन का मतलब है जिन पे ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, युद्ध कला में भी अच्छे निपुण नहीं थे, युद्ध में हार जाते थे, कमजोर शासक थे एक तरह से, तो उनका शासन था। और उन शासकों उसके साथ युद्ध हुआ, उन पर हटाकर इस पर कब्जा किया। तो 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ था। 3 शक्तिशाली राजवंश कौन थे? उत्तर पश्चिम भारत में थे गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में थे पाल, दक्षिण में थे राष्ट्रकूट। और जब इन तीनों ने आपस में लड़ाई लड़ी उसे बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। यानी कि त्रि का मतलब 3, पक्ष का मतलब पक्ष 3 शक्ति, और संघर्ष का मतलब है युद्ध। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष हुआ। इसी को ही हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और यह संघर्ष जो है, युद्ध जो है, लगभग 100 वर्ष तक चला। लेकिन बाद में रिजल्ट क्या निकला? गुर्जर प्रतिहार शासक के पक्ष में यह युद्ध रहा, वो जीत गया। और इसका जो शासक था नागभट्ट, वो इसको युद्ध को जीत गया था। इस काल में क्या हुआ? कन्नौज के आसपास के जो उत्तर भारत के क्षेत्र थे उनको सबको मिलाकर क्या गया? मध्य प्रदेश कहा गया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष को किसने शुरू किया था? तो प्रतिहार शासक वत्सराज ने शुरू किया था। किसको? त्रिपक्षीय संघर्ष को जो शुरू किया था वो प्रतिहार शासक वत्सराज ने किया था। वत्सराज जो है कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध में हरा देता है और उत्तर भारत में गंगा यमुना के जो संगम तक पहुंच जाता है वो युद्ध करता हुआ, और उसको फिर वहाँ तक जीत लेता है। लेकिन पाल का जो पाल थे क्या बंगाल के शासक थे, का जो प्रभाव था वो संगम तक था। जब ये देखा कि यह संगम तक पहुंच गए, हम पे भी पहुंच जाएंगे, तो वे भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं। पाल नरेश जो था, यानी पाल का जो नरेश था, राजा था, वो धर्मपाल था। और प्रतिहार नरेश वत्सराज था। के बीच में क्या हो? उत्तर भारत पर शक्ति विस्तार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया कि हम अपनी शक्ति का विस्तार होगा। कैसे होगा? अगर दूसरे देश को हरा देते तो अपने जो है साम्राज्य का विस्तार कर लेते हो, तो जितना बड़ी साम्राज्य होगा उतनी ताकतवर शक्ति बन जाएगा। तो इसके लिए युद्ध हो गया, संघर्ष के शक्ति का विस्तार के लिए संघर्ष प्रारंभ होकर युद्ध हो गया। और राष्ट्रकूट जो नरेश था, ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया और सबसे पहले वत्सराज को हराया। अब उसने क्या किया? जब यहाँ के 2 बिल्लियाँ लड़ रही हैं तो तीसरी बिल्ली भी जो उसमें मजे लेने के लिए उतरती है। तो तीसरी बिल्ली क्या थी? जो ये राष्ट्रकूट थी, तीसरी शक्ति। तो इसने क्या किया? जिसको राजा था नरेश, ध्रुव था इसका राजा,
तो उसने क्या किया, वो इनके बीच में कूद गया। उसने पहले क्या किया, इसको हरा दिया, वत्सराज को। तो इसमें संघर्ष में, इस युद्ध में भाग लेकर राष्ट्रकूट जो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। तो ध्रुव ने क्या किया, गंगा और यमुना के जो मध्य जो है इसके बीच में धर्मपाल को हरा दिया, और इस विजय के बाद ध्रुव जो है दक्षिण वापस लौट गया था। ध्रुव के वापस लौटने के बाद क्या है, धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को राज सिंहासन से अपदस्थ कर दिया, उसे हटा दिया और चक्रयुद्ध की गद्दी पर बैठ गया था। अब इसके बाद क्या आता है, नागभट्ट जो द्वितीय है, यानी कि जो वत्सराज का पुत्र था, ने चक्रयुद्ध को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया और साथ ही मुंगेर के जो निकट धर्मपाल को भी पराजित कर दिया था। धर्मपाल की जब मृत्यु हो गई उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। इस तरह और भी आगे है, चलिए आगे हम माध्यम से समझते हैं कि उत्तर भारत, इसे राजपूत काल भी कहते हैं। देखिए उत्तर भारत को क्या है, उत्तरी भारत को क्या कहते हैं, राजपूत काल भी कहते हैं। राजपूत शब्द का प्रयोग 9वीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था, यानी कि जो राजपूत शब्द का प्रयोग था, इसका प्रयोग जो है 9वीं शताब्दी से पहले कभी नहीं हुआ था। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। सामंतवाद का उत्कर्ष इस काल की प्रमुख विशेषता थी, जिससे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। यानी कि सामंतवाद का उत्कर्ष, अभी बताया था मैंने कि हर एक राजा को अपनी शक्ति का और साम्राज्य का विस्तार करने की होड़ लग रही थी, उस पर युद्ध हुआ था। तो ये इसकी विशेषता रही थी कि शुरू क्यों हुआ, क्या विशेषता रही, तो सामंतवाद का उदय जो है इसकी विशेषता रही थी। इस समय एक शक्तिशाली राजवंश के स्थान पर अनेक राजपूत राजवंशों ने शासन किया, इसलिए इसे राजपूत काल भी कहा जाता है। क्यों कहा गया इसे, कि शक्तिशाली राजवंश तीन ही थे यहाँ पे, गुर्जर प्रतिहार और जो है पाल और राष्ट्रकूट, ये तीन शक्ति थी के स्थान पर अनेक राजपूत राजवंशों ने शासन किया, इसीलिए इसे राजपूत काल भी कहा जाता है। इस काल को इतिहासकारों ने राज्य के अंदर राज्यों का काल भी कहा है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के बाद राजपूत उत्तर भारत में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और 7वीं सदी से 12वीं सदी तक लगभग 500 वर्षों तक भारतीय राजनीतिक प्रदेश का शासन किया। त्रिपक्षीय संघर्ष 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। मैंने बताया कि त्रि का मतलब होता है तीन, पक्ष का मतलब तीन पक्षों की लड़ाई होती है, उसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। यानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था ये युद्ध। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो संघर्ष हुआ उसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो हुनों के आक्रमण के कारण साम्राज्य के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज का राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में उदय होना। अतः कन्नौज को सम्राटों की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। क्रीड़ा का मतलब खेलने का मैदान, क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। किसका, कन्नौज के सम्राटों की क्रीड़ा स्थली यानी खेल का मैदान भी कहा जाता है इसको। अब देखिए ये कहाँ तक था, अगर हम मैप के माध्यम से समझे तो देखिए ये जो था ये था गुर्जर प्रतिहार का साम्राज्य, यहाँ तक ये था पाल का और ये था राष्ट्रकूट, ये शक्तियाँ थी इस तरह। और इन्होंने यहाँ कन्नौज पर जो है आक्रमण किया, उस पर अपना बनाने के लिए युद्ध हुआ था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष, ये तीन पक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं कि 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी का काल तीन महत्वपूर्ण साम्राज्यों के उत्कर्ष का काल था। गुर्जर प्रतिहार पश्चिमी भारत, पाल पूर्वी भारत और राष्ट्रकूट दक्कन के भारत था। अगर हम बात करें देखिए पूर्वी, इसे मैप में माध्यम से लेकर चलें तो पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो जो पाल थे वो पूर्व में थे, जो इसका था उत्तर, इसको मानेंगे उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम में था, उत्तर पश्चिम भारत में कौन था, गुर्जर प्रतिहार थे, ये इनका साम्राज्य ये था। और दक्कन में या दक्षिण भारत में क्या थे, राष्ट्रकूट थे। ये राष्ट्रकूट का शासन, अगर मैप के माध्यम से समझते हैं तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इन तीन साम्राज्यों के बीच के संघर्ष को मूल रूप से गंगा घाटी में स्थित कन्नौज क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए सामान्यतः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। इस संघर्ष के प्रथम चरण में प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल शासक धर्मपाल व राष्ट्रकूट शासक ध्रुव में संघर्ष हुआ। इसमें ध्रुव विजयी रहा। आगे यह युद्ध प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ, जिसमें कन्नौज पर पूर्ण रूप से प्रतिहारों ने अधिकार कर लिया था। कन्नौज राजनीतिकरण और वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण था।
यह गंगा के व्यापार मार्ग में स्थित होने के साथ साथ सिल्क मार्ग को भी जोड़ता था। यानी कि अब बात आती है कि भाई कन्नौज को ही क्यों बनाया, तो कन्नौज राजनीतिक और व्यापारिक कारण महत्वपूर्ण था, राजनीतिक कारणों से भी और वाणिज्य के कारणों से भी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि गंगा के व्यापार मार्ग में व्यापार तो होगा तो किसी माध्यम से होगा, तो जल मार्गों से होता था, तो व्यापार गंगा के मैदान जो थे वहाँ से जाना आसान होता था, तो व्यापार मार्ग में स्थित होने के कारण सिल्क मार्ग को भी जोड़ता था। तो पूर्व में कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी भी थी, तो इस वजह से कन्नौज को क्या किया, एक केंद्र था, इस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए क्या हुआ, इन तीनों में जो है युद्ध हुआ था। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। इस समय कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था, मतलब कि कमजोर शासक थे। तो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पश्चिमी भारत 730 से 1036 ईस्वी, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो इन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। ये मूलतः पशुपालक और योद्धा थे। पशुपालक है, ज़्यादातर घोड़े, बकरी, है ना, गाय, इस तरह के जो है पालतू जानवर पालते थे। पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख एवं बाण के हर चरित्र में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। इस साम्राज्य की स्थापना हरिश्चंद्र द्वारा दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में की थी। यानी कि किसके साम्राज्य की? गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में और कुछ जोधपुर के हिस्सों को जोड़कर। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम यानी मिहिर भोज का पुत्र का संरक्षण प्राप्त था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, भुवन कोश, हरविलासा तथा बाल रामायण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। अब आते हैं नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी, यानी कि इस बीच में बहुत सारे राजा हुए, प्रसिद्ध शासक थे। तो पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। इसका समय पीरियड था 730 से 756 ईस्वी। तो देखिए, नागभट्ट प्रथम प्रतिहारों की भीनमाल, जालोल एवं उज्जैन शाखा का संस्थापक था तथा उसकी राजधानी मंडोर में मेड़ता स्थानांतरित की थी। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पराजित किया। नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छो यानी कि अरबों का नाशक बताया जाता है। इनको राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया था। इसके बाद आता है वत्सराज 783 से 805 ईस्वी। इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसकी विस्तारवादी नीति के कारण इसका पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के साथ सामना हुआ। इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। वत्सराज ने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। अब नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी। इसने कन्नौज और सिंधु गंगा के मैदान पर अधिकार करने के साथ साथ पाल शासकों से बिहार को जीता एवं कन्नौज को राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने तुरुष्कों मुसलमानों को पराजित किया। इसे बुचकला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा जाता है। नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में समाधि ले ली थी। मिहिर भोज प्रथम 836 ईस्वी से 885 ईस्वी प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस वंश का महानतम शासक भोज था। इसकी राजधानी कल्हण एवं अरब यात्री सुलेमान के वृत्तांत से भी प्राप्त होती है। अरब यात्री सुलेमान कहता है कि मिहिर भोज के पास एक विशाल अश्वसेना थी। अश्वसेना का मतलब है घोड़ों की सेना, और यह इस्लाम का बड़ा शत्रु था। इसका साम्राज्य समृद्ध था, राज्य में चोरी नहीं होती थी, यानी कि इतना समृद्ध था कि इसके राज्य में कोई भी चोरी नहीं करता था। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से सर्वप्रथम शून्य यानी कि 0 का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। मिहिर भोज पाल नरेश देवपाल व राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के सामंत ध्रुव से पराजित हुआ, लेकिन मिहिर भोज ने पाल शासक देवपाल की मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारियों विग्रहपाल एवं नारायणपाल को पराजित किया था। मिहिर भोज ने कृष्ण द्वितीय को नर्मदा तट पर पराजित किया। भोज ने आदिवराह तथा प्रभास उपाधि धारण की, यानी कि अगर मिहिर भोज की हम बात करें तो उसकी कौन कौन सी उपाधि थी? प्रभास थी, आदिवराह थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। भोज ने द्रम नामक सिक्के भी चलाए थे। तो इनके मिहिर भोज के द्वारा जो चलाए गए सिक्का था कौन सा? उसको बोलते थे द्रम।
इसने अपनी राजधानी कन्नौज में ही बनाई, जिसे महोदया के नाम से जाना जाता है। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी। इसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे। यह राजगुरु थे। इन्होंने महेंद्रपाल को निर्भया राज रघुकुल तिलक कहा। राजशेखर ने नर्मदा नदी के आर्यव्रत एवं दक्षिणावर्त की सीमा माना है। महिपाल प्रथम 912 ईस्वी से 943 ईस्वी। इसके समय बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। इसकी पुस्तक मुरुजल जहाब है, यानी कि किसकी? अल मसूदी की लिखी गई पुस्तक है मरुजल साहब। इसके समय में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल 1036 ईस्वी था। हेन्सवांग ने गुर्जर राज्य के पश्चिमी भारत पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा। गहडवाल वंश। गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद चंद्रदेव ने 1080 से 1085 के मध्य गहडवाल राजवंश की नींव कन्नौज में रखी। अब बात करते हैं भाई, देखो गहडवाल वंश यानी कि प्रतिहारों के बाद कन्नौज के वैभव को गढ़वालों ने नया जीवन प्रदान कर दिया था। 1080 से 1085 के बीच जो है चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोपाल को हराया था और उसके बाद संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया और 1100 ईस्वी तक उसने शासन किया था। चंद्रदेव के बाद मदन चंद्र या मदनपाल शासक हुआ था। मदनपाल का उत्तराधिकारी जो अधिकारी था वो गोविंद चंद्र था, जो 1114 से 1154 तक रहा। ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने पालों से मगध की जीत का और मालवा पर अधिकार किया। इसके शासनकाल की विशेषता थी उसके शांति और युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर की साहित्यिक कृति कृत्य कल्पत्रु जो थी इसकी थी जो है कृति थी, साहित्यिक कृति थी। तो गोविंद चंद्र का जो पुत्र था विजय चंद्र जो है 1154 से 1170 ईस्वी तक रहा। गढ़वाल साम्राज्य को सुरक्षित बनाया था इसने। तो जयचंद्र जो है 1170 से 94 तक इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। कुछ लेखक हुए तो उन्होंने बताया कि आख्यान था एक, उसके अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज तृतीय ने अपहरण कर लिया था। जयचंद्र का राजकवि तथा संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष ने इसके शासनकाल में ही नैश चरित्र एवं खंडन खाद्य की रचना भी की थी। मोहम्मद गौरी दिल्ली उधर दूसरी तरफ क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी 1193 ईस्वी में। तो चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी हरा दिया था और उसे मार डाला था। इल्तुतमिश ने यहाँ स्थायी रूप से 1125 ईस्वी तक सत्ता स्थापित कर ली थी। अब यहाँ बात देखिए जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का जो पृथ्वीराज तृतीय ने जो है क्या अपहरण कर लिया। अब उधर जो है जब अपहरण कर लिया इन दोनों की दुश्मनी हो गई। अब दुश्मनी होने क्योंकि भाई उसकी पुत्री को उसका उठा के लेकर भगा के ले गया था उसको, तभी शादी भी कर ली बाद में पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से। अब जब इन दोनों में मतलब कि इस पे मुस्लिमों ने जो है आक्रमण किया था तो मोहम्मद गौरी ने तो इसमें ना एक दूसरे का साथ ही नहीं दिया। इसी वजह से जो है मुस्लिम लोग का शासन स्थापित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गहडवाल वंश के शासकों की वंशावली का उल्लेख त्रिचन्नापल्ली के गैंगकोड चोलपुरम से प्राप्त अभिलेख में मिलती है। गोविंद चंद्र की बात करें तो गोविंद चंद्र का शासनकाल था 1114 से 1155 ईस्वी या 54 ईस्वी 1155 ईस्वी। इसके दरबार में लक्ष्मीधर जैसे विद्वान थे। इसने कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसकी पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया। इसने विविध विधा विचार वाच स्पति की उपाधि धारण की। अब आता है विजय चंद्र 1155 से 1170। इसने जौनपुर में अटाल देवी के मंदिर का निर्माण किया। तो देखा अटाला देवी का जो मंदिर है, अटाला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजय चंद्र ने बनवाया था। कहाँ? जौनपुर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जयचंद्र 1170 से 1194 ईस्वी इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसने एक राजसूय यज्ञ किया। जयचंद्र के कवि श्री हर्ष को संरक्षण प्रदान किया था। इसने नशेद चरित्र की रचना की। जयचंद्र चंद्रावत के युद्ध में मोहम्मद गौरी से 1194 ईस्वी में पराजित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र था। गहडवाल शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों पर मलकर नामक कर लगाया था। इन शासकों की प्रशासनिक इकाइयाँ पताल व पाठक थी। फुटकर व्यापारियों पर प्रवणिक कर लगाया जाता था। दिल्ली का चौहान वंश। अब आते हैं चौहान वंश। इसमें दिल्ली में देखिए चौहान वंश की अनेक शाखाओं में 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित
शाकंभरी यानी कि अजमेर के निकट के चौहान का इतिहास विशेष स्थान रखता है। इस वंश में क्या हुआ था, अजयराज ने अजय मेरु या अजमेर नगर बसाया था। इस वंश का एक अन्य प्रसिद्ध राजा था विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि बिसल देव, विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव हुआ था। बिसल देव जो था यशस्वी कवि और लेखक भी था। इसने क्या किया, हरिकेल नामक नाटक लिखा, जिसमें कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवार पर उत्कीर्ण कराए थे। महाकवि जो सोमदेव ने बिसल देव की प्रशंसा में ललित विग्रहराज की रचना भी की थी। इस वंश का जो महान शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय वह राय पिथोरा था। 1191 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज के बीच तराई का प्रथम युद्ध भटिंडा पर अधिकार के लिए करने के लिए हुआ, जिसमें गोरी की हार हुई। लेकिन 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान के दरबार के जो कई विद्वान थे, जैसे पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई जनार्दन आदि थे। कौन थे ये? कई विद्वान थे। पृथ्वीराज के दरबार के कई विद्वान, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई, जयनायक और जनार्दन, ये इसके कहते हैं, इनको भी जो है इसने ले गया था ये। चलिए दिल्ली के चौहान वंश की बात करते हैं। 7वीं शताब्दी में वासुदेव के चौहान वंश के अनेक शाखाओं में से एक शाखा शाकंभरी में स्थापित की थी। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाक्यपतिराज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। इसके पुत्र सिद्धराज ने अपने राज्य का विस्तार करके महाराज की उपाधि धारण की। सिद्धराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय हुआ। इसके मूल राज प्रथम चालुक्य शासक को पराजित किया। इसके कच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया। विग्रहराज तृतीय के समय परमारों के साथ चौहानों की मित्रता स्थापित की। विग्रहराज तृतीय के बाद पृथ्वीराज शासक बना। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नामक नगर की स्थापना की। अजयराज के काल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल भी कहा जाता है। इसके एक विशाल टकसाल ग्रह की स्थापना की। अजयराज के बाद अर्णोराज शासक बना। इसने पुष्कर में वराह मंदिर तथा अजमेर में आसन नगर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अजयराज का पौत्र विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव 1153 से 1163 इसमें चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था। विग्रहराज चतुर्थ एक कवि भी था। इसने संस्कृत में हरकेल नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवार पर उत्कीर्ण है। इसके दरबार में जो कवि थे सोमदेव निवास करते थे। बिसल देव ने तोमर वंश के तंवर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय नामक शासक बना। इसे राय पिथोरा भी कहा जाता है। इसने चंदेल शासक परमदिर्देव को 1182 में पराजित किया। इसमें परमदिर्देव के प्रसिद्ध सेनापति आल्लाह एवं उदल मारे गए थे। पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। इसके दरबार में जयानक, चंद्रबरदाई, विद्यापति आदि विद्वान रहते थे। अब आता है चंदेल शासक। अब भाई देखिए, चंदेल शासक नन्नुक, चंदेल शासक नन्नुक कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार का सामंत था और हर्ष के उत्तराधिकारी यशोवर्मन के समय चंदेल राज्य में शक्ति अर्जित कर ली थी। इसने यशोवर्मन ने विष्णु की मूर्ति की स्थापना की और खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब इस वंश का चंदेल वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो धंगदेव था और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी तथा कलिंजर के अजय दुर्ग का भी निर्माण इसी ने कराया था। इसके काल में खजुराहो के शिव के प्रसिद्ध मंदिर एवं अन्य बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण हुआ। तो क्या हुआ कि जो परिमल जो था चंदेल वंश का अंतिम शासक भी था और इसमें 3 प्रधान नगर बने। चंदेल साम्राज्य के 3 प्रधान नगर थे। एक कालिंजर ये सैनिक नगर था, खजुराहो धार्मिक नगर था और महोबा प्रशासनिक नगर था। चलिए बात करते हैं कि इसकी जो केंद्र था वो बुंदेलखंड है। स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना गया। प्रमुख शासक कौन हुआ? नन्नुक को चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक जन्मदाता कहा जाता है। धंग ने खजुराहो में वैद्यनाथ विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। विद्याधर हुआ 1017 से 1029 ईस्वी।
विद्याधर ने के समय गजनवी ने आक्रमण किया था, लेकिन गजनवी इन्हें परास्त नहीं कर पाया। चंदेल कला का केंद्र खजुराहो था। इनका कालिंजर दुर्ग प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों में कंदीरिया महादेव का निर्माण विद्याधर द्वारा करवाया गया था। चित्रगुप्त मंदिर एवं सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण चंदेलगढ़ ने कराया था। चंदेलों द्वारा प्रथम मंदिर का निर्माण 64 योगिनी मंदिर है। कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी, इसके दरबार में श्री कृष्ण मिश्र राजकवि थे। इनका प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रद्वय है। परमद्रिदेव यानी कि परमल 1165 से 1203 ईस्वी इस वंश का अंतिम शासक था। इसकी उपाधि दक्षिणाधिपति थी। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण कर चंदेलों के शासन को समाप्त कर दिया था। चंदेल उच्च कोटि के निर्माता थे। इन्होंने बहुत से मंदिर, नागर शैली, झीलों एवं नगरों का निर्माण कराया था। अब आता है मालवा के परमार। परमार शक्ति का उदय 9वीं शताब्दी के प्रतिहारों के आधिपत्य को नष्ट करके मालवा में हुआ था। इस वंश का प्रथम शासक शियक श्रीहर्ष था। परमारों की जो प्रारंभिक राजधानी उज्जैन तथा दूसरी धार थी। प्रमुख शासक कौन कौन हुए? वाक्यपत्ति मुंज 972 से 994 ईस्वी, इसके समय ही परमारों की शक्ति का उत्कर्ष हुआ था। इसने धार के मुंज सागर झील का निर्माण कराया था। इसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुद्ध जैसे प्रसिद्ध विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। भोज 1000 से 1055 ईस्वी, यह इस वंश के सबसे लोक प्रसिद्ध राजा थे। भोज को अपनी विद्वानता के कारण कविराज कहा जाता था। भोज ने अन्य ग्रंथों की रचना की, जैसे चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व, स्थापत्य शास्त्र पर सम्रागण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद आदि। इन्होंने धारा नगरी में एक महाविद्यालय की स्थापना कर इसमें वाग्देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गजनवी के आक्रमण के बाद प्रतिहारों का शासन समाप्त हो गया और उनके क्षेत्रों को गुजरात के चालुक्य या सोलंकी और मालवा के परमार शासकों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। अब है बंगाल के पाल शासक 750 ईस्वी से 1150 ईस्वी। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। राजधानी थी मुंदगिरी या मुंगेर, बिहार। पाल साम्राज्य बंगाल और बिहार में फैला था, जिसके अंतर्गत पाटलिपुत्र, विक्रमशिला, मुंगेर, ताम्रलिपि जैसे प्रसिद्ध नगर आते थे। पाल बौद्ध धर्म का महायान और तांत्रिक संप्रदाय के अनुयायी थे। पाल शासकों के तिब्बत और साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी थे। प्रख्यात बौद्ध विद्वानों द्वारा शांत रक्षित और दीपांकर को तिब्बत में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने वहां धर्म का एक नया रूप प्रस्तुत किया। इनके दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। मलय, जावा, सुमात्रा पर शासन करने वाले शैलेंद्र राजवंश, इनके बौद्ध के कई राजदूतों को पाल दरबार में भेजा था। पाल युग को बंगाल के इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पाल सेना अपनी विशाल हाथी सेना के लिए प्रसिद्ध थी। अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य का दौरा किया था। पाल साम्राज्य का अंत सेन शासक विजय सिंह द्वारा किया गया था। गोपाल 750 से 770 ईस्वी। धर्मपाल के खलिमपुर ताम्रलेख के अनुसार इसने मगध के उत्तर गुप्त शासकों और खंडक वंश के शासकों को हराकर पाल राजवंश की शुरुआत की थी। गोपाल ने बिहार में ओदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण कराया, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा बड़ा मठ था। अब आता है धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम ने पराजित किया। धर्मपाल एक बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा। इसके बिहार के भागलपुर के समीप विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और सोमपुर महाविहार पहाड़पुर बांग्लादेश का निर्माण कराया था। धर्मपाल ने विक्रमशील, परमेश्वर, निर्माण नारायण, राजत्रयाधिपति की उपाधि धारण की। इनके धर्मपाल ने विक्रमशील, परमेश्वर, निर्माण नारायण,
राजत्राधिपति, ये इसकी उपाधि थी, ये धारण की थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो जीर्णोद्धार कराया, यानी कि इसकी मरम्मत, नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत का जो टूट फूट हो गई थी उसकी जो मरम्मत कराई थी वो धर्मपाल ने कराई थी। इसके दरबार में हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान रहते थे। हरिभद्र के सहस स्त्रिका प्रज्ञा पारमिता नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना की, यानी कि जो हरिभद्र है उसकी रचयिता है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता नामक जो ग्रंथ है, ये इसकी रचना की इसने। और ये हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान था। कहाँ का था? बौद्ध विद्वान था। और किसके में था? धर्मपाल के दरबार में था। देवपाल 810 से 850 ईस्वी, इसने अपने साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार किया और असम को अपने राज्य में मिला लिया। अब इसने क्या किया? देवपाल ने अपने साम्राज्य को और पूर्व की ओर बढ़ाता चला गया और जो असम राज्य है इसको क्या किया? अपने में मिला लिया। देवपाल ने अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। इसका पिता भी देवपाल ने अपने पिता का भी अनुसरण किया और क्या किया? विस्तारवादी नीति का अनुसरण। विस्तारवादी का अपने साम्राज्य का विस्तार, बढ़ावा देना उसको, अपने साम्राज्य को, वो उसका अनुसरण किया। और मुंगेर को क्या किया? इसने अपनी राजधानी बना लिया। इसके लेखों से पता चलता है कि इसने हुणों, गुर्जरों और द्रविड़ों पर विजय प्राप्त की। जो इसके अभिलेख हैं, लिखे हुए लेख हैं, या तो राजकवि ने लिखे होंगे या इसमें से किसने लिखे होंगे, उससे पता चलता है कि इसने क्या किया? हुणों में, गुर्जरों और द्रविड़ों पर अपनी विजय युद्ध किया और युद्ध में क्या है? उनको पराजित करके उन पर अपनी आधिपत्य स्थापित कर लिया। बौद्ध विद्वान लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त इसके दरबारी कवि थे। यानी कि इसके दरबारी कवि कौन थे? किसके? देवपाल के दरबारी कवि। तो लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन? ब्रजदत्त थे, ब्रजदत्त। ठीक है। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने इसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे तथा वीरसेन नामक बौद्ध विद्वान को नालंदा विहार में अध्यक्ष नियुक्त किया था। देवपाल के दरबार में धर्मपाणि व केदार मिश्र सुयोग मंत्री थे। महिपाल प्रथम 980 से 1030 ईस्वी। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संरक्षक भी कहा जाता है। महिपाल प्रथम ने बौद्ध भिक्षु अतिशा के नेतृत्व में एक बौद्ध प्रचार मंडल तिब्बत भेजा था। पाल शैली के चित्रकार धीमान एवं वीतपाल थे। सेन वंश, इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। वल्लाल सेन ने जाति प्रथा को संगठित किया तथा कुलनीवाद नामक सामाजिक आंदोलन चलाए थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव गीत गोविंद के लेखक, यानी कि गीत गोविंद के जो लेखक थे वो जयदेव हैं भाई, एवं धोई पौनदूत के लेखक, धोई जो है किसके लेखक हैं? पौनदूत के लेखक रहते थे। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कश्मीर, कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश व लाहौर वंश ने शासन किया। कश्मीर के इतिहास का स्रोत कल्याण की रचना राजतरंगिणी है। कारकोट वंश है, इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। इस वंश का शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड 725 से 760 ईस्वी था। इसने 733 ईस्वी में चीनी शासक के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। इसने कश्मीर के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। उत्पल वंश, इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन ने कृषि की उत्पत्ति के लिए नहरों का निर्माण कराया था। दिद्दा कश्मीर की एक प्रसिद्ध महिला शासक थी। कौन थी? दिद्दा। लोहार वंश, इस वंश का संस्थापक संग्रामराज 1003 से 1028 ईस्वी था। लोहार वंश का राजा हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह 1128 से 1950 ईस्वी था। पाल और प्रतिहार प्रशासन, प्रशासन और प्रकृति केंद्रीय थी। प्रशासन की प्रकृति प्रकाशन की जो प्रकृति थी वो केंद्रीय थी और साम्राज्य को भुक्ति, इनके प्रांत तथा मंडल या विषय जिला में विभाजित किया गया था। भुक्तों के प्रशासन को उपरिक कहा जाता था, जिसका कार्य प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व का संग्रह करना था। विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। इसका कार्य भी अधिकार क्षेत्र के भीतर उपरिक के ही समान थे। विषय को पटला नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। गौप भोगपति या सामंत छोटे सरदार होते थे जो गांवों में अपना आधिपत्य रखते थे। इसी के साथ ही भी हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। अभी ये चैप्टर जो है फिनिश नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसमें 2 वीडियो लगभग और आएंगी।
आशा करूँगा कि आप वो वीडियो भी तसल्ली से देखें, ध्यानपूर्वक देखें और अपने नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। किसी भी परेशानी के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी उसी परेशानी का निवारण जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।